देखिए, मौजूदा विधायक ने केवल अपना विकास किया है और यहाँ के लोगों का अपमान भी किया है और यहाँ विनाश भी किया है। अगर ये जेम्स अस्पताल नहीं होती, उस वक्त ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा होता तो क्या स्थिति हमारे क्षेत्र जिले की होती। सब जनता थैंक्स बोलती है बहन जी को, आपने वो स्कूल और वो अस्पताल बनाए। माननीय नेताजी ने हमारा जिला ख़त्म करके हमारा क्षेत्र का अपमान किया। कृषि कानून वापस लिए, 700 किसानों की शहादत पे वापस नहीं लिए। किसानों की जान चली गई इसलिए नहीं, कुर्सी ना चली जाए इसलिए वापस लिए। हमें मजबूर किया इस अहंकारी हुकूमत ने राजनीति में आने के लिए। हम तो धरना दे रहे थे, अगर नौजवानों को रोजगार देते थे, किसानों को अधिकार दे देते और हमारे समाज का अपमान नहीं करते तो शायद हम राजनीति में नहीं आए होते। नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा आप पहुंची है दादरी विधानसभा में, जहां बीएसपी प्रत्याशी मनवीर भाटी से हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो अपने किन मुद्दों पर जो सरकार है वो चाहते हैं। तो आइए पूछते हैं इसी तरह के तमाम सवाल हमारे प्रत्याशी से। जी सर, आपका नाम? जी, मनवीर सिंह भाटी। क्षेत्र में क्या समस्या और क्या विकास कराया? जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कितना विकास किया है? देखिए, मौजूदा विधायक ने केवल अपना विकास किया है और एक तरह से यहाँ तो जनता का और यहाँ के लोगों का अपमान भी किया है और यहाँ विनाश भी किया है। आपकी नज़रों में कितना विकास अभी बाकी है? विकास का यहाँ जो बुनियादी 10 साल पहले जो बहन जी ने इसको, आप 2011 के नवंबर का मुझे एक लेख याद आ रहा है, वो बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर और माइकल शूमाकर जब फार्मूला 1 कार रेस का वो उद्घाटन हुआ था तो उसमें लिखा था, बहन जी थैंक्स, इतने कम समय में दुनिया का इतना सुंदर शहर, इतना सुंदर फार्मूला कार रेस 1 बनाने के लिए और बनाने के साथ साथ चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 साल पहले लिखा था। जिस जगह से लिखा था आज वहाँ जाके देखिए, वहाँ पूरा तरह से जंगल बन चुका है। उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में घूम के और एक लेख अपना बताया था कि सरकारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हो सकती हैं, आज उस यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, उस यूनिवर्सिटी में हमारी सरकार आराम कर रही है। जो जहाँ माननीय बहन जी ने ज़िला बनाकर हमारे क्षेत्र के लोगों का देश ही नहीं दुनिया में एक पहचान दी, उस पहचान को ख़त्म करने में पिछली 2 सरकारों ने पूरी ताकत लगाई। हमारे यहाँ पर बहन जी ने एक कानून बनाया था कि यहाँ का पैसा यहीं खर्च होगा। ग्रेटर नोएडा के एरिया का जो पैसा है वो ग्रेटर नोएडा में ही खर्च होगा। नोएडा प्राधिकरण के जो पैसा है नोएडा प्राधिकरण के अंदर खर्च होगा। तभी जाके हमारे अच्छी यूनिवर्सिटी बन पाई। आप सोचिए, अगर कोविड में 22 मंजिला जिला अस्पताल नहीं होती तो हमारे लोगों का क्या हाल होता। आप देखिए, अगर जेम्स अस्पताल नहीं होती, उस वक्त ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा होता तो क्या स्थिति हमारे क्षेत्र जिले की होती। सब जनता थैंक्स बोलती है बहन जी को, आपने वो स्कूल और वो अस्पताल बनाए, इसलिए आज हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं और हमारा इलाज भी हो रहा है। उसके बाद जो सरकार आई, माननीय नेताजी ने हमारा ज़िला ख़त्म करके हमारा क्षेत्र का अपमान किया। उनके बेटा जी ने चुनाव ख़त्म करके हमारे यहाँ अपमान किया। क्षेत्र पंचायत चुनाव नहीं होते हमारे 250 गाँव में। उसके बाद जो पॉलिसी थी उसको तोड़ के हमारे यहाँ के जनता के पैसे को सफाई में लगाया। अच्छा, चुनाव क्यों नहीं होते? बोले प्राधिकरण है, चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ग्राम प्रधानी के और जिला पंचायत के चुनाव ख़त्म कर दिए। अगर जिला पंचायत के चुनाव ख़त्म कर दे, नगर निगम बना दीजिए, तो हमारे यहाँ वो चुनाव नहीं होते। प्राधिकरण को एक तरह से प्राधिकरण को यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर बना दिया। यहाँ पूरी तरह से 10 साल में एक किसान परेशान रहा है, मज़दूर परेशान रहा है, नौजवान परेशान रहे हैं, हमारी माताएं बहनें परेशान रही हैं। हर कोई ना कोई धरने पे बैठे हैं। जो घर खरीदार हैं, जिनको वो अपना बंधुआ वोटर मानते हैं, वो भी हर रविवार को अपने परिवार को लेके इस बात के लिए धरने पे बैठे रहते हैं कि जब हमारे 10% पैसा लेके बिल्डर की प्राधिकरण इस सरकार ने रजिस्ट्री कर सकते हैं तो उन घर खरीदारों की रजिस्ट्री क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं की रही। और उनको बिल्डर और प्राधिकरण दोनों मिलकर कैदी बनाए हुए हैं।
वो अपने पैसे से अपना सुरक्षा गार्ड रखते हैं, अपने पैसे से सफाई कर्मचारी रखते हैं, अपने पैसे से लिफ्ट चलाते हैं, सब कुछ अपने पैसे से करते हैं और जिसको पैसे देते हैं वही उनको धमकाता भी है। उनकी स्थिति बहुत बुरी है, उनको कैदी बना दिया है, वो मानसिक रूप से परेशान हैं और पिछले 5 साल में रोज़ाना धरने पर बैठते हैं। कोई विधायक, कोई एमपी उनके बीच में नहीं जाता। उनको अपने मित्रों के साथ घूमने की फुर्सत है, लेकिन यहाँ पे जो किसान धरने बैठे हैं उनके बीच में जाने की फुर्सत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री 100 से ज़्यादा बार यहाँ आए हैं, लेकिन हमेशा एक भी किसान की समस्या का, कोई जनता की किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, उल्टा उलझ गया। किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं और 3 कृषि कानून जो थे वो भी वापस ले लिए। देखिए, जो कृषि कानून वापस लिए, 700 किसानों की शहादत पे वापस नहीं लिए। किसानों की जान चली गई इसलिए नहीं, कुर्सी ना चली जाए इसलिए वापस लिए। और किसान और नौजवान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपना अपमान नहीं भूल सकता। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने किसान अन्नदाता धरती का तपती धूप में धरती का सीना चीर के खुद भूखा रह के जो पूरी दुनिया को रोटी देता है, उसका अपमान किया, उसको खालिस्तानी बताया। उसका बेटा सीमा पे कड़कती ठंड पे सीमे पे गोले खा के हिंदुस्तान को बचा रहा है, और बाप जो है जो तपती धूप में धरती का सीना चीर के पूरी दुनिया को रोटी दे रहा है, वो भी वहाँ मर रहा है, यह भी यहाँ मर रहा है। उनको आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया। धरती पुत्र किसान ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनको बदला लेगा। और आने वाली तारीख इस बात की तारीख होगी कि जो यहाँ समाज का अपमान किया है, हमारे ज़मीन पर, हमारे पूर्वज पर, हमारे लोगों द्वारा बनाई गई मूर्ति पर हमारे वीर गुर्जर सम्राट मीर भोज का अपमान करके हमारे मुख्यमंत्री चले गए। हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने केवल हमारे समाज का अपमान नहीं किया, बल्कि एक ऐसे राष्ट्रभक्त सम्राट का अपमान किया जिसने माँ भारती को अपने जीते जी विदेशी आक्रांता को कब्जे नहीं होने दिया। हम यहाँ पे आप देखिए, पूरी तरह से दोनों सरकारों ने हमारे यहाँ की जनता को लूटा भी है और अपमान भी किया है। यहाँ सीधी सीधी लड़ाई, एक तरफ यहाँ के जनता का अपमान करने वालों, यहाँ की जनता को लूटने वालों, और एक तरफ इस क्षेत्र की जनता को देश ही नहीं दुनिया में पहचान देने वाली बहन कुमारी मायावती बेटी जो हमारी नेता हैं उनकी हैं। और जनता अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए दोबारा से माननीय बहन जी को प्रथम उत्तर प्रदेश की सीट दे के हम उनका हक वापस करेंगे यहाँ की जनता। आप मनवीर जी, आप बार बार 2 पार्टियों को दोषी ठहरा रहे हैं, वो 2 पार्टी कौन सी हैं? ये हमारी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इस बार आप किन मुद्दों पर मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, जनता की परेशानी ही हमारी मुद्दे हैं। हमारे बहन जी ने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करते, आज अप्रासंगिक हो गए हैं। भाषण दे के मैं आपको ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, कराते कुछ नहीं है, उल्टा अपना ही करते हैं। तो जनता की पावर जनता के लिए इस्तेमाल हो और जनता की समस्या जनता की समाधान हम करेंगे, ये बहन जी का वो है। और गरीब के लिए अगर कोई काम करता है, आप देखिए 1 लाख से ज़्यादा हमारे माननीय काशीराम योजना के तहत गरीब के लिए घर दिया तो बहन जी ने दिया। गरीब के लिए 22 मंजिल हमारे अस्पताल बनाई तो बहन जी ने बनाई। गरीब लोगों के लिए यूनिवर्सिटी, ऐसी पेरिस जैसी यूनिवर्सिटी बनाई तो बहन जी ने बनाई। गरीब हमारी माता बहनें जो हमारे पढ़ने के लिए बालिका कॉलेज बनाए तो बहन जी ने बनाए। बादलपुर में पॉलिटेक्निकल और लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज बनाया। अगर बादलपुर में लड़कियों का कॉलेज नहीं होता तो उस गाँव के उस इलाके के लोग कि हमारी बहन बेटियां नहीं पढ़ पाती। अगर यहाँ की बहन बेटियां पढ़ी हैं, लिख के कोई डॉक्टर बनी है, कोई इंजीनियर बनी है, तो बहन जी की देन, वो कहती हैं थैंक्स बहन जी, मैं आपकी वजह से मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैं आपकी वजह से मैं टीचर बनी हूँ। बहन जी ने हमारे देश और दुनिया में पहचान दी है। सब लोग मन बना चुके हैं, यहाँ की माताएं, बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, सब कि बहन जी को ही हम लेके आएंगे। अच्छा मनवीर जी, आपके क्षेत्र में कोई एक बड़ी समस्या जो आपके और आपके क्षेत्रवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है? देखिए, यहाँ रोज़गार सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ ज़मीन जाने के बाद और यहाँ पे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार ख़त्म हो गया। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। किस लिए पढ़ाई करते हैं? आदमी जैसे तैसे करके पढ़ाई 12वीं करता है, फिर डिग्री लेता है, डिग्री लेके माथे पे उस डिग्री को मार रहा है कि यहाँ पे लगी फैक्ट्रियों में, हमारी ज़मीन पे लगी फैक्ट्री, ढेरों फैक्ट्री लगा दी, लेकिन उसमें ज़मीन हमारी फैक्ट्री पे लग रही है, नौकरी बाहर के लोगों को मिल रही है। हम दावे के साथ ये कहते हैं कि जिस दिन ये पावर जनता की आएगी तो ये पूंजीपतियों की सरकार जो है, पूंजीपतियों को खुश करने के लिए लगी हुई है। हम ये कहते हैं, यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो कहते हैं कि लोकल आएंगे तो हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी,
लोकल नहीं, हम ओरिजिनल हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपने हम ओरिजिनल नौजवानों को नहीं लिया तो आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। हमारी ज़मीन पे लगी फैक्ट्री में आधा हिस्सा हमारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ज़मीन हमारी, फैक्ट्री तुम्हारी, नौकरी हमारी। ये नारे के साथ हम आगे बढ़े। अच्छा, आपका एक टैगलाइन है, लड़ता हूँ लड़ता रहूं। लड़ता रहूं, इसका क्या मतलब है? देखिए, पिछले 15 साल से लगातार किसान, नौजवान, मजदूरों के लिए हम लड़ाई लड़े, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े। 15 से ज़्यादा जेल जा चुके हैं। विधायक बनने के लिए हम नहीं आए। हम जो इनके बीच में आज बैठे हैं वो इसलिए नहीं आए कि विधायक बनना है। फिर किस लिए आए? इसलिए आए हैं कि यहाँ के जो नौजवानों को रोज़गार मिले। इसलिए आए हैं कि किसान जो धरने पे बैठे हैं उनको अधिकार मिले। इसलिए आए हैं कि जो सारे यहाँ पे मजदूर हैं उनके हाथों को काम मिले। इसलिए आए हैं कि यहाँ पे सभी समाज को सम्मान मिले। इसलिए राजनीति में आए हैं। हमें मजबूर किया इस अहंकारी हुकूमत ने राजनीति में आने के लिए। हम तो धरना दे रहे थे, अगर नौजवानों को रोज़गार देते थे, किसानों को अधिकार दे देते और हमारे समाज का अपमान नहीं करते तो शायद हम राजनीति में नहीं आए होते। हम राजनीति इसलिए आए हैं कि हमने जब ये मुद्दे उठाए तो हमसे ये कहा गया कि हु आर यू। जब आपके एमएलए एमपी ने सहमति दे दी कि 24 के बाद रोज़गार के बारे में सोचेंगे, हमने कहा कि एमएलए एमपी के बच्चों को रोज़गार नहीं चाहिए। यहाँ रोज़गार चाहिए, यहाँ मज़दूर के बच्चों को चाहिए, यहाँ रोज़गार यहाँ किसान के बच्चों को चाहिए, एमएलए एमपी को नहीं चाहिए। हमने जब ये बात उठाई तो उन्होंने कहा उसको बदलने वाले तुम कौन होते हो। फिर हमने ये निर्णय लिया, अगर राजनीति में और विधानसभा में जाने से ही यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, विधानसभा में जाने और राजनीति में जाने से ही यहाँ के किसानों को उनका अधिकार मिलेगा, मज़दूरों को अधिकार मिलेगा, तो अब सड़क के साथ साथ हम विधानसभा की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने लिखा कि लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा। अच्छा, सुनने में आया है जो मौजूदा विधायक है उन्होंने क्राइम क्षेत्र में ख़त्म कर दिया है। क्राइम ख़त्म कर दिया, क्राइम बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? देखिए, सबसे अभी ये कहते हैं किसान की बात आपने भी उठाई। हिंदुस्तान के इतिहास की राजनीति में ऐसे गुलाम भारत में भी नहीं कभी हुआ। जब किसान की बात करते हैं तो आप लखीमपुर याद करिए। एक अहंकारी मंत्री, गृह राज्य मंत्री, धमकी देके उसका बेटा किसानों को ऐसे भेड़ बकरी की तरह कुचल देता है और उनकी राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्ष आवाज़ उठा रहा है लेकिन मंत्री पद से नहीं हट रहा है। ऐसे तो गुलाम भारत में भी नहीं होता था। अच्छा, आप याद करिए उस हाथरस की घटना को। जब ये महिला की बात करते हैं कि महिला का हमने सम्मान किया, क्या महिला का सम्मान ऐसे होता है? हाथरस में एक दलित बेटी के हालत बलात्कार करके जब उसकी हत्या हो गई, अपराधियों ने जो किया उसकी माँ, उसके माँ बाप उस जीप के सामने, पुलिस की जीप के सामने छाती पीट के चिल्लाते रहे कि मेरी बेटी का मुझे चेहरा दिखा दीजिए। इस अहंकारी हुकूमत ने उनका चेहरा तक नहीं देखा, रात को ही तेल छिड़क के होंगे उनके जो सबको जला दिया। ये ऐसे अपमान, ऐसे सब महिलाओं का सम्मान होता है? तो ये एक तरह से, पूरी तरह से बस गुंडेगर्दी की परिभाषा बदल गई है। अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो दूर करेंगे, या कौन सा ऐसा कार्य है जो बाकी रह गया है? देखिए, दादरी के लोगों की जो समस्या है उनकी समाधान होगी। मैं एक बात कहता हूँ, नौजवानों को अधिकार, किसानों का अधिकार, यहाँ के मजदूरों का अधिकार, इनकी दी हुई ताकत, जनता की दी हुई ताकत केवल जनता पे लगेगी, ना इधर लगेगी ना उधर लगेगी। ये मैं काम करूँगा। अच्छा, अब की बार विधायक बनते तो कौन सा विकास मॉडल अपनाते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि पावर, जनता की दी हुई ताकत जनता पे खर्च होगी, किसान की दी हुई ताकत किसान पे खर्च होगी, मजदूर की दी हुई ताकत मजदूर पे खर्च होगी, माताएं बहनों की दी हुई ताकत उनके सम्मान में खर्च होगी, नौजवानों की दी हुई ताकत उनके अधिकार और सम्मान में खर्च होगी, घर खरीदारों, बायर्स की दी हुई ताकत उन पे खर्च होगी। जो भी हमें उम्मीद देगा, हम उस चुनाव जीतना नहीं है, हमारे लिए चुनौती है कि हम यहाँ पे जो बहन जी ने जो अपने ये पेरिस का सपना देखा था उसको वहीं वापस लेके जाएंगे जहाँ वो बीच से छूट गया है। अच्छा सर, अभी कोरोना महामारी जैसी महामारी चल रही है, तो इस माहौल में आप किस तरीके से, और आदर्श आचार संहिता भी लग रही है, तो किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करेंगे? चुनाव आयोग ने सीधा एक तरह से ये कहा है कि जिस तरह से बसपा का प्रत्याशी प्रचार कर रहा है उसी तरह से सब करो। कर कोई नहीं रहा। हम 75 से 80 गाँव घर घर पैर छू के आया हूँ और यही आशीर्वाद लेके आया हूँ और उनसे ये बात कह के आया हूँ कि हमें विधायक नहीं बदलना,
राजनीति को बदलना है और नौजवान इस बार राजनीति को पलटने का मूड बना चुके हैं। बहुत अच्छे। बलवीर भाटी। तो जैसा कि आपने देखा बीएसपी प्रत्याशी ने जो सवाल थे उनका कितने अच्छे से जवाब दिया। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, गाजियाबाद।